Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. So students, इस वक्त पूरा जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है एक पैंडेमिक को, दैट इज कोविड-19। गवर्नमेंट ने बहुत बार लॉकडाउन की जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया है ताकि हम लोग सेफ रह सके। सो इट्स अवर मॉरल ड्यूटी कि हम किस तरह से सेफ रह रहे हैं, हमें बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि अगर पूरी एक चेन बन जाती है, अगर किसी एक को हो जाए तो बहुत सारे अफेक्टेड होते हैं आसपास के लोग। सो वी हैव टू सेव अवर सेल्फ एंड अवर सोसाइटी। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का इम्पैक्ट आपकी स्टडीज पर ना पड़े इसलिए स्कूल ने मैनेज करी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर होमवर्क सिंसियरली। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको भी पता है कि बीता हुआ समय वापस फिर से नहीं आता है। आपके पास भी 24 आवर्स है, आप कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं वो आपको देखना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कर भी रहे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी रिवाइज सम ऑफ द चैप्टर्स एंड टुडे वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दोज चैप्टर्स। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अवर प्रीवियस क्लासेस, और ये आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा जस्ट बिकॉज 18 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो। सो वी विल डिस्कस टुडे एमसीक्यूज। ओके, फर्स्ट इज इन एचडीआई विच कंट्री हैव फर्स्ट रैंक। सबसे पहले हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक अपना लिस्ट प्रिपेयर करती है जिन्हें हम एचडीआई बोलते हैं, या जो रिपोर्ट देती है उसको हम एचडीआर बोलते हैं। तो फर्स्ट रैंक किस कंट्री की, मतलब एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटल इनकम, सारे के सारे एस्पेक्ट में कौन सी कंट्री है वो हाईएस्ट है, दैट इज नॉर्वे, 0.898। क्योंकि हमें पता है कि जो रैंकिंग है वो 0 to 1 होगी, तो 1 हाईएस्ट है, तो इसका है 0.898। सो वी कैन से दैट नॉर्वे इज द टॉप एट द एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वो टॉप पर है। अगर लीस्ट पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन बहुत कम ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बॉटम में कौन सी कंट्री है, मेनली नॉर्वे का ही पूछा जाता है, फर्स्ट रैंक इसी का चला आ रहा है। तो लीस्ट में भी आपको बता देते हैं नाइजर। नाइजर है ये कंट्री, अफ्रीकन कंट्री दिस इज, एंड यहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है। सो दैट्स द रीजन कि एचडीआई में इसका लोएस्ट रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मेल फीमेल रेशियो है किस कंट्री का सबसे ज्यादा है। हमने कल पढ़ा था यूरोपियन कंट्री है लातविया। सो लातविया में मेल माइग्रेशन हुआ है, मतलब मेल है वो काम करने के लिए बाहर गए हैं लातविया से, तो अब फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है वहां पर। सो पर 1000 मेल पर 1187 फीमेल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो ज्यादा है, क्योंकि फीमेल ज्यादा हो रही है मेल से, तो यहाँ पर जो मेल फीमेल रेशियो हो रहा है वो हाईएस्ट हो गया, दैट इज लातविया, एंड दिस इज द कंट्री ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप। नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है लातविया। सो गॉट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का ये भी तरीका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस जो फार्मर्स हैं वो अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, अपने जो फार्म्स हैं वहां पर मर्ज करके, और वो फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर करते हैं। उसके अलावा वो अपने पास में इंडिविजुअल फार्म भी रखते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी वो काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर मिल करके वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिल करके वो बेच रहे हैं, उसके बाद में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हर एक फार्मर मेंबर है, और वो कंट्री है डेनमार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हर एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, कौन सी कंट्री है, दैट इज डेनमार्क। नेक्स्ट, विच स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में जो मेल माइग्रेशन होता है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मेल्स का, उसके लिए कौन सी स्ट्रीम, अगर हम इंडिया में माइग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 4 स्ट्रीम पढ़ी थी माइग्रेशन की, दैट इज रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन,
अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। और हमने इसमें पढ़ा था कि एक गांव से दूसरे गांव में जो मूवमेंट होता है रूरल एरिया से, ये फीमेल का ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है फीमेल माइग्रेशन के लिए, कि मैरिज के बाद में एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में चली जाती है फीमेल, तो फीमेल का अगर पूछा जाए कि फीमेल का जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन है वो रूरल टू रूरल होता है, और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, जैसे मैरिज हो रही है उनकी। अब सेकंड आता है रूरल टू अर्बन, गांव से और शहरों की तरफ। ये आंसर है इसका जो हमने क्वेश्चन बोला अभी, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। कौन सी स्ट्रीम है? रूरल टू अर्बन। अब गांव से मेल और अर्बन एरियाज की तरफ क्यों मूवमेंट हुआ उनका? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए वो कहां पर गए हैं? अर्बन एरिया में गए हैं। तो मेल माइग्रेशन में रूरल टू अर्बन सबसे ज्यादा होता है एंड फीमेल में रूरल टू रूरल। और बाकी अर्बन टू रूरल बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई अर्बन से रूरल एरिया में आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए या जॉब नहीं है या फैमिली मेंबर्स की वजह से उन्हें गांव में आना पड़ता है, ये है। एंड अर्बन टू अर्बन जो माइग्रेशन है दैट इज आल्सो रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। आपकी कहीं और जॉब थी और आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, वो अर्बन टू अर्बन ही है, लेकिन सबसे ज्यादा रूरल टू अर्बन है माइग्रेशन। क्लियर? सो स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया इज रूरल टू अर्बन। ओके, HDI रैंक ऑफ इंडिया इन 2005। 2005 जो बुक में दिया हुआ है आपका 126 रैंक दी हुई है। 2005 में HDI रैंकिंग इंडिया की 126 थी, और अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में इट इज 129th रैंक। तो इस तरह से नीचे आ गया रैंकिंग में इंडिया 2019 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्डर रोड्स आर फॉर। बॉर्डर रोड्स कहां पर होते हैं? देखिए, जहां पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है, दूसरी कंट्री की बाउंड्री लगती है हमारी कंट्री के साथ में, वहां पर जो रोड बनाए जाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उनको। और वो किस पर्पस के लिए होते हैं? मतलब अगर उनका बेनिफिट पूछा जाए तो क्या है? एक तो डिफेंस, डिफेंस काम करती है, डिफेंस के मूवमेंट के लिए, डिफेंस के लिए वेपन्स पहुंचाने, खाना पहुंचाना है। एंड एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ दो तरीके से होती है। एक तो जो बॉर्डर एरिया वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके मूवमेंट के लिए सड़कें बनाई गई हैं, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड कई बार इंटरनेशनल रोड्स भी बनाई जाती है दूसरी कंट्री को जो ज्वाइन करती है, तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वहां से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफेंस आर द टू रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर रोड्स। ओके, बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है? दैट इज मुंबई। मुंबई सी पोर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। और बिकॉज ये काफी लार्ज है ये सी पोर्ट, तो इसके कंजेक्शन मतलब भीड़ भाड़ थी उसको कम करने के लिए इसके पास में ही जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट बनाया गया है। मतलब पूछे आपसे कि इसके कंजेक्शन को, इसकी जो भीड़ भाड़ थी उसको कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया था? दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पोर्ट है, वो जैसे कोलकाता पोर्ट है, कोची पोर्ट है, वो स्टैब्लिश कर रखे थे ब्रिटिशर्स ने। लेकिन उनके जाने के बाद में कौन से पोर्ट थे जो डेवलप हुए उनके जाने के बाद में? सबसे पहले दैट इज कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट, कांदला पोर्ट इज इन गुजरात। एंड ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी सूरत पोर्ट था गुजरात में, लेकिन ब्रिटिशर्स वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते थे, वो कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो सूरत पोर्ट है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस कम हो गई, लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो वहां पर कांदला पोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप इज वर्किंग पॉपुलेशन। कौन सा एज ग्रुप है जो वर्किंग पॉपुलेशन है? एंड इसको इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कहा जाता है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, या तो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन पूछा जाएगा या वर्किंग पॉपुलेशन पूछा जाएगा। सो हम पढ़ चुके हैं 0 to 14 चिल्ड्रन ग्रुप आता है, चिल्ड्रन ग्रुप, ये डिपेंड है वर्किंग पर। नेक्स्ट ग्रुप इज 15 to 59 ईयर्स, दैट इज वर्किंग ग्रुप, एडल्ट आते हैं वर्किंग ग्रुप्स। एंड लास्ट वन इज
60 प्लस, 60 एंड अबाउ है ओल्ड एज ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, एज ग्रुप आप बोल सकते हैं इनको। और दीज आर आल्सो डिपेंड, ये भी डिपेंड है वर्किंग पर एंड दे आर आल्सो डिपेंड ऑन वर्किंग। तो इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया 15 to 59 एंड वर्किंग इज ऑल्सो 15 to। सो इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग पॉपुलेशन में से कुछ भी पूछे तो एज ग्रुप आपने लिखना है 15 to 59 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज अर्ली मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्ली मैन है वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता था? हमने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ा है, उसमें हमने सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो रीड करी थी, उसमें सबसे पहले ही दिया हुआ था वही है अर्ली मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। क्लियर है? हंटिंग एंड गैदरिंग है वो अर्ली मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, प्राइमरी एक्टिविटी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस पाइपलाइन ऑफ यूएस। पाइपलाइन हियर पेट्रोलियम, सॉरी यहां पर मिस हो गया, पेट्रोलियम पाइपलाइन की बात हो रही है। यूएसए में एक फेमस पेट्रोलियम पाइपलाइन है। पाइपलाइन इज न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का एक नया तरीका है जिसमें लिक्विड या गैसियस मटेरियल है या सॉलिड मटेरियल है, उसको भी स्लरी की फॉर्म में आप मूवमेंट कर सकते हैं उसका भी। सो पाइपलाइन की बात हो रही है, पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये यूएसए में, उसका नाम पूछा है, उसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। एक्चुअली यहां पर दो पाइपलाइन है, एक बिग इंच पाइपलाइन और एक लिटिल बिग इंच पाइपलाइन, दोनों को मिलाकर के बिग इंच पाइपलाइन ही कहा जाता है। और ये कहां से कहां तक है? ये है टेक्सास से न्यू जर्सी तक। मैप में फिल करने को आता है, मैप की प्रैक्टिस करेंगे तब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर एमसीक्यूज में आए 1 मार्क से क्वेश्चन में आता है। सो टेक्सास से न्यू जर्सी तक यूएस में कौन सी पाइपलाइन? बिग इंच पाइपलाइन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि बिग इंच पाइपलाइन यूएसए में कहां से कहां तक है, तो वहां पे अपने टेक्सास एंड न्यू जर्सी लिखना। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील इन ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ग्लोबल लेवल पर करवाता है, उसके लिए रूल्स बनाता है, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहले का नाम था GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये बना कब था? ये बना था 1948 में, बट 1995 में इसका नाम चेंज हो गया। है वही ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करेगी, बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज होती है उनको डिसाइड करना या रूल्स बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना था वो GATT था, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। बट उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया, 1995 में इसका नाम चेंज होकर के WTO। करंट में 164 कंट्रीज हैं जिसने ज्वाइन करा हुआ है WTO को। जो ज्वाइन कर लेगा उसको WTO की बात माननी पड़ेगी। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ WTO, तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली होता है। ओके, रिवर वैली वेयर गोंडवाना कोल डिपोजिट लोकेटेड। तो गोंडवाना कोल डिपोजिट कहां पर है? पेनिनसुलर प्लेट्यू में। कौन सी रिवर वैली है? दामोदर, दामोदर रिवर वैली। और इसके आसपास जितने भी आयरन एंड कोल डिपॉजिट है, दामोदर वैली से उनको हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड होती है। तो दामोदर वैली है वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन एरियाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, जो डिफरेंट कोल फील्ड्स हैं या आयरन फील्ड्स हैं उनको। तो गोंडवाना हमसे पर्टिकुलर पूछा तो दामोदर रिवर वैली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर गंगा इन यूपी एंड बिहार। ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर माना जाता है गंगा को, तो 2 स्ट्रेचेस बताने हैं हमने कि कहां से कहां तक वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। और हमें तो स्टेट भी बता रखा है, अगर स्टेट ना भी बताया जाए तो वी हैव टू लर्न, दैट इज यूपी से बिहार तक। यूपी में कानपुर टू वाराणसी एंड फर्दर आगे वाराणसी टू बिहार में पटना। सो दीज आर 2 स्ट्रेचेस जहां पर गंगा रिवर है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है।
नेक्स्ट इज सब सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। हमने कॉटन टेक्सटाइल पढ़ा था, कॉटन टेक्सटाइल के सब सेक्टर पढ़े थे कि कैसे कैसे इसमें प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले था हैंडलूम, हैंडलूम जो हाथ से कपड़ा बनाया जाता है। देन पावरलूम, पावर लूम्स, इसमें जो लूम्स होते हैं वो मशीन से रन होते हैं लूम्स। सो ये तो जो लूम्स है पावर लूम, ये तो आप घर पे ला करके भी फिर भी कपड़ा बना सकते हो, उसको जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं उनकी बात हो रही है। एंड एक आ जाता है मील सेक्टर। मील सेक्टर मीन्स मील्स में काम हो रहा है, मील्स में कपड़ा बन रहा है। सो हैंडलूम, पावरलूम एंड मील सेक्टर, ये सब सेक्टर हैं कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। गॉट दैट? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। लिटरेसी रेट, लिटरेट किसे बताया गया था? 7 और उससे अबाउ कोई भी पीपल है वो वन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट कर सकता है, रीड कर सकता है एंड उसको बेसिक अर्थमेटिक आता है, बेसिक कैलकुलेशन वो कर सकता है, उसे हम लिटरेट मानते हैं। सो लोएस्ट लिटरेट रेट इंडिया में बिहार में है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। और अगर हमसे हाईएस्ट पूछी जाए तो केरला, केरला एंड उसके बाद में मणिपुर, बट बिहार में सबसे कम है एंड सबसे ज्यादा केरला में है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां पर है। देखिए पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंस है। पॉपुलेशन में जनरल हम टोटल नंबर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने लिए तो पॉपुलेशन हमें मिल गई। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ पीपल को डिवाइड कर दे टोटल एरिया से तो हमें एक एवरेज मिल जाता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये हमें एक आइडिया मिल जाता है। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला यही है कि टोटल पॉपुलेशन को जब हम टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं वी गेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो हमें यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछी है, इन्होंने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछी है। सो मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज्यादा इंडिया में 2011 में जो आपको पता है सेंसस है वो हर 10 साल बाद होती है, तो 2021 में होगी अब। तो 2011 के डाटा को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं को मान के चल रहे हैं। तो 2011 में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी इंडिया में दैट इज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे कम थी सिक्किम में। तो ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। और अब हम करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है और सो बिहार में 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये डेंसिटी है बिहार की सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में। और अगर सबसे कम हमसे पूछा जाए कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अरुणाचल प्रदेश, कितनी है? 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 17 पीपल। एरिया बहुत ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में लेकिन लोग कम रह रहे हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी में और पॉपुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बिहार की। कंपेयर किया एरिया से। और ऐसे ही सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है लेकिन सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अरुणाचल प्रदेश की है। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ ट्रेड वाज पॉसिबल इन अर्ली टाइम। पहले जो ट्रेड है वो कैसे होता था, उस प्रोसेस का नाम पूछा गया है, उसे क्या कहा जाता था? सो उसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। अभी बताते हैं क्या होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता भी होगा, इसे हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी आप ले रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, दैट इज बार्टर सिस्टम। तो अर्ली टाइम में जो ट्रेड होता था या एक्सचेंज प्रोसेस थी उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। उसमें मनी का यूज नहीं होता था बल्कि गुड्स के बदले में गुड्स है वो सेल एंड बाय करी जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ इंडिया विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंट्रास्टेट माइग्रेशन। सो व्हाट इज इंट्रास्टेट? अब आप कहेंगे एग्लोमरेशन, यहां पर जो नए वर्ड हैं वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बट मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी पहले, उसके बाद में हम आंसर देंगे। अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स कहीं पर एक इंडस्ट्री सेटअप हुई है और उस इंडस्ट्री की हेल्प से यहां पर
छोटी छोटी और इंडस्ट्री जो इसको रॉ मटेरियल दे रही है या इसके लिए काम कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड है, या फिर यहाँ पर मार्केट ओपन हो गए हैं, या फिर बैंक खुल गए, या यहाँ पर कोचिंग सेंटर स्कूल्स खुल गए हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया ये एक दूसरे से लिंक हो गया, एक दूसरे का जो प्रोडक्ट्स है उनको यूज कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं। इसे ही कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एक मेन यहाँ पर इंडस्ट्री आई जिसे हम पेरेंट इंडस्ट्री कह रहे हैं, पेरेंट इंडस्ट्री आई और उसके बाद में बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हो गई, अर्बन एरिया ये बन गया, बैंकिंग हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, मॉल हो गए, शॉपिंग मॉल, यूनिवर्सिटीज हो गई, स्कूल्स हो गए। सो दिस इज अ एग्लोमरेशन इकोनॉमी। सो एग्लोमरेशन इकोनॉमी अर्बन एरिया की इंडिया में कहां पर है? जहां पर की हाईएस्ट नंबर का इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। अब ये क्या है इंट्रा स्टेट? एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो रहा है, लोग मूवमेंट, माइग्रेशन वर्ड बार बार आता है, मूवमेंट हो रही है। एक स्टेट से आप हरियाणा से हरियाणा में जा रहे हैं, वो इंटर स्टेट है। अब इंट्रा स्टेट कब आएगा? इंट्रा स्टेट आप हरियाणा से बाहर कहीं चले गए, आप पंजाब में चले गए हैं या आप दिल्ली चले गए हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रा स्टेट बोलेंगे कि इंडिया कि आप हरियाणा से बाहर चले गए हैं, यूपी चले गए, महाराष्ट्र चले गए, इंट्रा स्टेट। सो वैसे ही कौन सी ऐसी एग्लोमरेशन है जिसमें इंट्रा स्टेट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है? इसका आंसर है, सो करेक्ट आंसर इज ग्रेटर मुंबई। ग्रेटर मुंबई, मुंबई के आसपास का एरिया एंड मुंबई खुद ग्रेटर मुंबई कहलाता है। मुंबई में सबसे ज्यादा इंट्रा स्टेट, आसपास की जो स्टेट्स हैं वहां से यहां पर मूवमेंट हुआ है लोगों का। ओके, नेक्स्ट, स्टेट इन विच लेस देन 5% पॉपुलेशन इज बिलो पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन से नीचे की जो पॉपुलेशन है वो 5% से भी कम है। इंडिया के कौन से स्टेट है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा। जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा में पोवर्टी कम है, पंजाब और हरियाणा में भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कम यहां पर है। नेक्स्ट, लोएस्ट सेक्स रेशियो कंट्री। हमने हाईएस्ट सेक्स रेशियो पढ़ा था कि लतीविया में है, फीमेल बहुत ज्यादा है, मेल कम है। क्यों था ऐसा? क्योंकि मेल है, उनका माइग्रेशन हो गया है। सो अब यहां पर अपोजिट है कि मेल फीमेल रेशियो हम बता रहे हैं, तो हमें एक ऐसी कंट्री बतानी है जहां पर मेल ज्यादा है और फीमेल कम है, तभी तो यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो होगा कि मेल ज्यादा है और फीमेल कम है। और मेल ज्यादा यहाँ पर क्यों हुए हैं? क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं और से उनका माइग्रेशन हुआ है। सो ऐसी कंट्री में आती है कतर। मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है कतर, और कतर में माइग्रेशन हुआ है, मतलब बहुत सारे मेल हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए मेल ज्यादा हो गए हैं, फीमेल यहाँ पर कम हो गई है। जबकि लातीविया में क्या था? फीमेल ज्यादा थी, मेल कम थे। तो मेक इट क्लियर कि लोएस्ट मेल फीमेल रेशियो कब होगा? जब फीमेल कम होंगे और मेल ज्यादा होंगे। ऐसी सिचुएशन कतर में है। और हाईएस्ट मेल फीमेल रेशियो कब होगा? जब फीमेल ज्यादा होंगी एंड मेल कम होंगे, और ऐसी कंडीशन लतीविया में है। ओके, नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ आयरन एंड स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ में जो आयरन एंड स्टील प्लांट है, हमने पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, दैट इज भिलाई। भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाल दैट जॉइंट एशिया एंड यूरोप। कौन सी कैनाल है जिसने एशिया एंड यूरोप को जोड़ रखा है? सो ऐसी एक कैनाल है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, और बनी कब थी? 1869 में बनी थी। और ये है कहां पर? एक इजिप्ट कंट्री है, सबसे पहले उसने ओपन किया था सुएज कैनाल के लिए, मतलब सबसे पहले उसने एक छोटे से एरिया में सुएज कैनाल बनाई थी। अब यूरोपियन कंट्रीज यहां पर है, यहां पर अफ्रीका है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, एंड हियर इज द एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको यहां से अटलांटिक ओशन से घूम के फिर आना पड़ता था एशियन कंट्री में, ये घूम के आना पड़ता था इनको, लेकिन सुएज कैनाल को यहां से ओपन कर दिया गया, यहां से, इस एरिया से। यहां पर है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, वहां से बीच में से रास्ता यहाँ पर खोल दिया गया। यहाँ पर इजिप्ट है, सो इजिप्ट ने पहले यहाँ पर स्टार्ट करी थी इतने छोटे से एरिया में, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया गया एंड ये यूं हो गई, जिसने कि इतना सारा टाइम जो लगता था, इतना सारा जो
कॉस्ट भी ज्यादा आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, सो टाइम बचा लिया। अब वो सुएज कैनाल यहां से मतलब डायरेक्ट आ गई है इंडियन ओशन में। कहां से? अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन में डायरेक्ट रास्ता बन गया, जबकि यहां से घूम के आना पड़ रहा था इनको, टर्न लेके बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो सुएज कैनाल है जिसने एशिया को एंड यूरोप को आपस में जोड़ दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेल ट्रेड सर्विस। पूछा गया रिटेल ट्रेड सर्विस क्या होती है। रिटेल ट्रेड सर्विस का मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं गुड्स, दैट इज रिटेल ट्रेड सर्विस। और इसी का एक अपोजिट होता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? कंज्यूमर के पास में डायरेक्टली नहीं जाता है, बल्कि पहले रिटेलर उनसे खरीदेंगे, होलसेलर से। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेल ट्रेड एक्टिविटीज। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ एचडी। एचडी मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए किसी भी कंट्री का कौन से एस्पेक्ट है, कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको लिया जाता है, कंपेयर जिनके बेसिस पर करा जाता है, दैट इज एजुकेशन, सेकेंड क्राइटेरिया इज हेल्थ एंड द लास्ट वन इज रिसोर्सेज। बहुत सी जगह पर रिसोर्सेज को पर कैपिटल इनकम भी लिखा जाता है, बट आपके एनसीईआरटी में रिसोर्सेज लिखा हुआ है। तो हम अगर ऑप्शन आते हैं 3 ये ऑप्शन आते हैं तो हम यही लिखेंगे, एंड अगर ऑप्शन नहीं आता है 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो हम रिसोर्सेज के ब्रैकेट में पर कैपिटल इनकम भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बोथ आर सेम। रिसोर्सेज मतलब आप कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आपकी पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो ये भी गलत नहीं होगा। सो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको अभी बताया था। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से तो हमें मिलती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया का एरिया तो पता ही होगा आपको, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सो पॉपुलेशन अगर 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था वो था 325। अब आगे होता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे लिखा जाता है इसको। एंड 2011 का 82 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सो this is the density of population of India according to census of 2001 and 2011. Next is mining town. एग्जाम्पल देने हैं माइनिंग टाउन के। आप झरिया लिख सकते हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज, मयूरभंज, बहुत सारे गोल्ड डिपोजिट्स हैं, आप किसी भी 2 डिपोजिट्स के नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड कहां पर होता है? ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड वहां पर होता है जहां पर बर्थ रेट ज्यादा होती है डेथ रेट से। मतलब बर्थ रेट बहुत ज्यादा है तभी तो इसका जो बेस है वो इतना ज्यादा ब्रॉड होता है। बर्थ रेट ज्यादा है बहुत डेथ रेट से, सो इसीलिए ट्रायंगुलर शेप पिरामिड बनता है। ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। नाइजीरिया में ऐसा ही पिरामिड बनता है ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट बेल शेप्ड पिरामिड। बेल शेप्ड पिरामिड मतलब जहां पर डेथ रेट एंड बर्थ रेट इक्वल होती है, कांस्टेंट है, और ये बेल शेप का बन जाता है। और इसका जो टॉप होता है वो थोड़ा सा टैपर्ड होता है। ऊपर से टैपर्ड इसलिए है क्योंकि जो ओल्ड एज होते हैं उनकी तो संख्या, उनके जो नंबर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, बाकी डेथ रेट एंड बर्थ रेट है वो इक्वल चलती है, तो ये एक बेल के जैसा नजर आता है। एंड ऐसा है ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना बेल शेप्ड मतलब डेथ रेट एंड बर्थ रेट इक्वल है, ट्रायंगुलर शेप मतलब बर्थ रेट बहुत ज्यादा है डेथ रेट से। एंड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ पिरामिड एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर बनता है इसका। मतलब नेगेटिव का मतलब होता है बर्थ रेट, डेथ रेट भी कम हो एंड बर्थ रेट भी कम हो। डेथ रेट एंड बर्थ रेट जब दोनों कम मिलेंगे तो वहां पर बनता है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ पिरामिड। एंड इसको जीरो ग्रोथ भी कहा जाता है, नेगेटिव ग्रोथ भी कहा जाता है। एंड ऐसा जो पिरामिड है वो जापान का होता है जहां पर डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों ही कम होती है। सो बर्थ रेट क्योंकि कम है एंड डेथ रेट भी कम है, तो एक लीफ के जैसा पिरामिड इनका बनता है। सो
आपको याद रखना है कि नेगेटिव ग्रोथ कहां पर हो रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि जापान। एंड बेल शेप पिरामिड कहां पर बन रहा है, जहां पर कांस्टेंट है पॉपुलेशन, डेथ रेट एंड बर्थ रेट इक्वल चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का है। एंड ट्रायंगुलर शेप पिरामिड कहां का होता है, जहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा होती है डेथ रेट से, और ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज मेक्सिको है, नाइजीरिया। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। प्रोवाइड यू द एमसीक्यूज एंड मेक योर नोट्स, revise from them and do your studies on regular basis. Follow your timetable as usual. So I hope all of you concentrate on your studies. So best of luck for your studies. Thank you.